तो फिल्म की शुरुआत सहरा से होती है जो पार्क में अपने बेटे के साथ खेल रही थी और तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसकी आवाज उसे परेशान कर देती है। हेलीकॉप्टर को देखते हुए पुरानी यादों में वो खो जाती है। वो एक आर्मी ऑफिसर थी और एक मिशन में उसके कई साथी मारे गए थे जिसका दुख और सदमा आज भी उसे था और इसी वजह से उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई थी और उसने रिटायरमेंट भी ले ली थी। उसकी इसी खौफनाक यादों के दौरान एक आदमी जो कि अपनी फैमिली के साथ खेल रहा था उससे टकरा जाता है और वो उसे किसी दुश्मन की तरह पलटते हुए इतना मारती है कि उसकी नाक तक टूटकर खून रिसने लग जाता है और तब जाकर उसे होश आता है कि मैंने ये गलत कर दिया। फिर उसने इस आदमी से माफी भी मांगी और वो अपने बेटे को लेकर घर चली गई। कुछ साल इस दिन को गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि सहरा का बेटा अब बड़ा हो चुका है और सहरा उसे लेकर अमेरिकन एम्बेसी में जाती है। इसी टाइम सहरा को एक जर्नलिस्ट का मैसेज मिलता है जिसमें वो बता रहा था कि सहरा के आखिरी मिशन के बारे में उसके पास कुछ खास इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से ये लोग पता चला सकते हैं कि आखिर उस दिन दुश्मनों ने उनके ऊपर हमला किया कैसे था। जर्नलिस्ट ने एक वीडियो भी सेंड की हुई थी जिसे सहरा देखने लग गई। काफी देर के लोग एम्बेसी में अपनी बारी का इंतजार करते रहे और सहरा का बेटा बहुत ज्यादा बोर हो गया, इसीलिए सहरा उसे प्लेइंग रूम में छोड़ आती है। सहरा बाहर निकलती है तो उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ती है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया का दरवाजा खोले खड़े थे। हालांकि यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी पर ये लड़का एक दूसरे लड़के को बैग देकर यहाँ से बाहर भेज देता है और सहरा इन्हें शक की नजरों से देखने के बाद भी इग्नोर कर देती है। वो अपने बेटे को लेने के लिए प्लेइंग रूम में जब जाती है तो ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसका बेटा तो वहाँ था ही नहीं। बाहर आकर उसने हर जगह, हर रूम, हर ऑफिस में अपने बेटे को देखा लेकिन उसका बेटा अब उसे मिल नहीं रहा था, वो गुम हो चुका था। वो यहाँ के रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक से मिलती है और उससे वही रिस्ट्रिक्टेड दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करती है, ये बताते हुए दो बंदों ने इस दरवाजे को खोला था, हो सकता है कि मेरा बेटा भी वहाँ चला गया हो। एरिक ने अपने सारे स्टाफ को, सभी गार्ड्स को उस बच्चे को ढूंढने में लगा दिया पूरी एम्बेसी के अंदर, पर ये दरवाजा नहीं खोला और बताया कि ये दरवाजा खोलना तो अलाउ ही नहीं है। वो अभी यही बात उसे समझा ही रहा था कि उसी टाइम सार्जेंट यहाँ आकर एरिक के कान में कुछ कहते हैं और एरिक उसे लेकर ऑफिस में चला जाता है जहाँ सारा को बताया जाता है कि वो इस एम्बेसी में अकेली आई थी। उसका बेटा तो उसके साथ था ही नहीं, ना ही एंट्री में उसके बेटे का नाम था, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरास में भी वो अकेली ही नजर आ रही थी। देखकर सारा गुस्से से लाल पीली हो गई। सहरा को अच्छी तरह याद था कि वो अपने बेटे को यहाँ लेकर आई थी, इसीलिए वो फौरन जर्मन पुलिस को कॉल करने की रिक्वेस्ट करती है। एरिक उसे फोन मिलाकर दे देता है। सहरा उन्हें अपने बच्चे की कंप्लेन करती है लेकिन जर्मन पुलिस उसे ये बताती है कि वो एम्बेसी अमेरिका का इलाका है और हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस वाले सहरा की बस इतनी मदद कर सकते थे कि वो अपने दो पुलिस ऑफिसर वहाँ भेज रहे थे जो सहरा को उस एम्बेसी से निकाल सकते थे। थोड़ी देर में सार्जेंट को कोई काम पड़ा तो वो सहरा को एक कमरे में लॉक कर गए। मौके का फायदा उठाते हुए सहरा ने अपनी मॉम को कॉल की और उनसे कहा कि किसी तरह आप पुलिस या गवर्नमेंट से कांटेक्ट करिए क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी वालों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम चौंक जाती हैं और सहरा से पूछती हैं कि सहरा, क्या आजकल तुम अपनी मेडिसिन ले रही हो? ये सुनकर सहरा झुंझला जाती है कि किसी को भी उसकी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा था। असल में सहरा को स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशंस होते रहते थे और विजन्स आते रहते थे, मन घड़त कहानियां उसके दिमाग में बनती रहती थी। इसलिए उसकी मॉम को लगा कि सारा भी उनसे झूठ कह रही होगी या सारा को ऐसे ही विजन्स आ रहे होंगे। सहरा को किसी तरह इस ऑफिस से बाहर जाना था। लॉक खोलने के लिए वो इधर उधर कुछ चीजें तलाश करती है तो उसे एक पिन मिल जाती है जिसे सीधा करते हुए वो लॉक को खोलकर बाहर निकल आती है। अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो दोबारा प्लेइंग एरिया के अंदर जाती है जहाँ पर उसे अपने बेटे की एक कार मिल जाती है। ये देखकर उसे अपने ऊपर और भी ज्यादा यकीन हो गया था कि वो अपने बेटे को साथ लेकर ही आई थी। अब वो अपने रास्ते में आने वाली सारी सीसीटीवी कैमरास को तोड़ते हुए यहाँ के हर कमरे में चेक करने लग जाती है अपने बेटे को। इसी दौरान वो यहाँ के एक लॉक हुए कमरे को भी खोल देती है जिसके अंदर एक लड़की थी। सहरा को देखकर वो चिल्ला देती है लेकिन सहरा उसके मुंह पे हाथ रख के उसे चुप करवा देती है। सहरा उससे माफी मांगती है और कहती है मैं बस अपने बेटे को ढूंढ रही थी। ये कहकर वो जाने ही लगी तो इरीना नामी इस लड़की ने उसे रोक लिया और कहा कि मैं यहाँ पर पिछले 2 महीने से रह रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। सहरा उसकी बात मान जाती है।
दूसरी तरफ इसी एम्बेसी के जनरल को पता चलता है कि सेरा जो कि उनकी एम्बेसी में तोड़फोड़ कर रही थी और भाग दौड़ रही थी, वो एक स्पेशल फोर्सेस की एजेंट रह चुकी है। वो एरिक को अपने पास बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है कि हमें पुलिस को बुलाकर इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। एरिक ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि पुलिस अगर आई तो उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज लग जाएंगे और उसे आगे कोई भी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी, उसका करियर तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ एरिना सेरा को बताती है कि सबसे पहले हमें हर कमरे को चेक करने के लिए एक एक्सेस कार्ड चाहिए होगा। सेरा के लिए ये बड़ा मसला नहीं था, उसने आगे जाकर एक सिक्योरिटी गार्ड पे हमला किया, उसे बेहोश करते हुए उसका एक्सेस कार्ड भी हासिल कर लिया। अब इसी एक्सेस कार्ड के जरिए बहुत आसानी से हर कमरे में जा रहे थे। एक ट्रक में बैठकर इरीना को यहाँ से भागना था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो ट्रक तो जा चुका है। वो काफी उदास हुई। खैर सेरा यहाँ की छानबीन करने लगी और उसे वो बैग भी मिल गया यहाँ से जो उसने उन दोनों लड़कों के पास देखा था। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस बैग के अंदर ड्रग्स थी। और इतने में ही यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं इरीना को किडनैप करने के लिए। सारा को ये मामला काफी अजीब लग रहा था कि एम्बेसी में एक लड़की को ही क्यों कैद करके रखा जाएगा। खैर वो इन गार्ड्स को मारती है और बेहोश कर देती है। इससे पहले कि वो इरीना से कुछ पूछताछ कर पाती, यहाँ पर एरिक आ जाता है जो सेरा को पकड़कर उसकी कमर में एक इंजेक्शन लगाते हुए उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आया तो वो एक बेड पे थी और उसके सामने एम्बेसी की जर्नल और एरिक दोनों ही थे। उसने जर्नल से कहा, मुझे किसी भी हालत में मेरा बेटा चाहिए। तो जर्नल उसे जवाब देती है, मैंने कुछ ही देर पहले तुम्हारी मॉम से बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से तुम चीजें भूलती भी हो और तुम्हें हेलुसिनेशंस भी होते हैं, और ऐसा तुम्हारे अफगानिस्तान में फेल हुए मिशन के बाद से तुम्हारे साथ होने लगा है। सेरा उसकी बात सुनकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखती है। उसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। एरिक उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, लेकिन किसी भी फुटेज में उसे उसका बेटा नजर नहीं आता। अब तो उसे भी लगने लगा था कि शायद ये सब उसके हेलुसिनेशंस ही होंगे। पूरी रात यहाँ रहते हैं और सुबह होते ही उसे यहाँ से लेने के लिए इरीना आ जाती है बहरूपिया बनकर। अब सेरा इरीना से पूछती है, आखिर तुम हो कौन और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। वो बताती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक डॉन भी थे। उनके पास बहुत सा पैसा था और वो यूएस गवर्नमेंट के कई इलीगल काम भी करवाते थे। पर फिर जब उन्होंने पार्टी बदली तो गवर्नमेंट के लोगों ने उन्हें मरवा दिया और मुझे उन्होंने पकड़ दिया। उस दिन तुम्हारे सामने वो लोग मुझे मारने आ रहे थे, जिनसे तुमने मेरी जान बचाई। इलीगली वापस जाना चाहती हूँ ताकि अपनी मॉम से मिल पाऊँ। अगर लीगल रास्तों से गई तो यूएस गवर्नमेंट कहीं से भी मुझे ढूंढ कर मरवा देगी। उसकी बातें सुनने के बाद सारा को लगा कि शायद ये सब उसका वहम होगा। इरीना झुंझला गई और सेरा को यकीन दिलाने के लिए उसने अपना हाथ काटना शुरू कर दिया और फिर सेरा को भी ये सच समझ आ गया। सेरा को ये भी समझ आ गई कि वो इतनी बीमार नहीं है, ये लोग उसे बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं और कुछ तो उसके साथ भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हैं। वो अब पूरी एम्बेसी में घूमकर उस लड़की को ढूंढती है जिसे उसने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर देखा था। वो उस लड़के से अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो लड़का कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें वहाँ से मेरा ड्रग्स का बैग चुरा कर देना होगा। उसके अंदाज से सारा समझ गई कि उसे सेरा के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये बात वो लड़के को नहीं बताती और कहती है कि अगर तुम्हें वो बैग चाहिए तो तुम्हें मुझे एक मैप और एक एक्सेस कार्ड ला कर देना होगा। इन्हीं बातों के दौरान सेरा नोटिस करती है कि एरिक भी यहाँ अपनी बेटी के साथ आया हुआ था। एरिना भी यहाँ जब उसके पास आई तो ये दोनों मिलकर एरिक के टेबल के पास गए और उन्होंने देखा कि एरिक की बेटी अपना एक खिलौना यहीं पर भूल गई थी, जिसे इन दोनों ने उठा लिया। आधे घंटे बाद इन दोनों को वो लड़का जेंट्स वॉशरूम में बुलाता है। वहाँ पर वो एक्सेस कार्ड और इस जगह का मैप लेके आया था, जिसको देखते हुए ये लोग सार्जेंट के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ये लोग सार्जेंट के कंप्यूटर को चेक करने लगते हैं और वहाँ उसे सेरा नाम की एक फाइल मिलती है, जिसे खोलने पर उसे पता चलता है एक एक चीज इन्हें सेरा के बारे में पता थी, वो भी अभी से नहीं बल्कि काफी पहले से। इसी दौरान उसे इस्लामाबाद मीटिंग के नाम से एक फाइल दिखती है, जिसे जब वो ओपन करती है तो उसे इस्लामाबाद में एरिक नजर आता है। इस पिक्चर में एरिक क्लियर था। सेरा को याद आया कि यही वीडियो उसे सुबह जर्नलिस्ट ने भी भेजी थी। उसे जर्नलिस्ट को कॉल की और पूछा कि एरिक का इस सब से क्या लिंक है। तो वो जर्नलिस्ट अब उसे बताता है कि अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री की बेस पर जो हमला हुआ था उसे करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि एरिक ही था। एरिक ने ही उनकी लोकेशन दुश्मनों को दी थी, जिसके बदले उसे पैसे मिले थे। ये वीडियो एरिक के खिलाफ सबूत था
इस वीडियो में एरिक जिससे बात कर रहा था उसका चेहरा भी क्लियर नहीं था, तो जर्नलिस्ट उसे कहता है कि ये चेहरा क्लियर करके मैं तुम्हें अभी सेंड करता हूँ। इतने में ही नहीं वो पिक्चर रिसीव होती, सार्जेंट अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जल्दी से ये लोग एरिना के लैपटॉप में उस पिक्चर को ट्रांसफर करने लग जाते हैं, लेकिन ठीक टाइम पे यहाँ पे सार्जेंट भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए इन्हें उस बेचारे से लड़कर उसे गिराकर यहाँ से भागना पड़ता है। ये लोग भागकर टेरेस पे आ जाते हैं। इतने में वो पिक्चर भी लोड हो जाती है, जिस पिक्चर को देखकर सहरा उसे पहचान जाती है। ये उन्हीं तालिबान का हेड था जिसने उनकी बेस पर हमला किया था, और इस टाइम अगर एरिक तालिबान के हेड के साथ बैठा हुआ था तो मतलब एरिक तालिबान के साथ मिला हुआ था। वो एरिना को लेकर उस गोदाम में जाती है जहाँ ट्रक लोड्स होकर दूसरे मुल्क में भेजे जाते थे, और गार्ड्स का एरिना से ध्यान भटकाने के लिए वो गार्ड्स से लड़ने लग जाती है। अभी वो इनसे निमट ही रही थी कि तभी यहाँ पर एरिक भी पहुंच गया अपने साथ गार्ड्स को लेकर। गार्ड्स ने आते ही धड़ाधड़ सहरा पे हमला शुरू कर दिया, जिन सबसे सहरा एक एक करके बड़े अच्छे से निपट लेती है, क्योंकि वो एक ट्रेन सोल्जर थी। ऐसे गार्ड्स से लड़ना उसके लिए आम बात थी। जब सभी गार्ड्स को वो हराकर गिरा देती है तो एरिक उस पर हमला कर देता है, पर वो बेचारा भी सहरा के सामने कुछ नहीं था। सहरा उसका मार मार कर बुरा हाल कर देती है और उसी की गन छीन कर उसी पर पॉइंट कर देती है और उससे कहती है, मुझे मारने के लिए इतना बड़ा प्लान क्यों बनाया? तुम कुछ भी करवा सकते थे, सड़क पर मेरा एक्सीडेंट करवा सकते थे, मेरा मर्डर करवा सकते थे, तुम्हारा मकसद तो सिर्फ मुझे खत्म करना था ना? एरिक हैरान होकर उससे सवाल करता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ? और मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगा? सहरा बोली, क्योंकि मैं वही आखिरी सोल्जर हूँ जो उस दिन अफगानिस्तान में बच गई थी। मैं ही उसी सारे हमले की आई विटनेस हूँ जिसको करवाने के पीछे तुम्हारा भी हाथ है, और बस अपने आप को बचाने के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। एरिक उससे कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखना कि तुम्हारा बेटा तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा। उसकी धमकी सुनकर सहरा वहाँ से निकल गई। उसे समझ थी कि अब अपना काम निकलवाने के लिए उसे कुछ और ही करना होगा। वो बाहर जाकर सबसे पहले एरिक की बेटी को ढूंढती है और उसका टॉय फोन उसे दिखाते हुए उसे बातों में लगाकर यहाँ के एक सेफ हाउस में ले जाती है और उसे अपने साथ वहाँ पर बंद कर देती है। उसने एरिक की बेटी को किडनैप कर लिया था। इस चीज की खबर जनरल और एरिक के बाकी कलीग्स को भी हो गई। सभी लोग इस सेफ हाउस के सामने आ गए और सभी ने सहरा से उस बच्चे को छोड़ देने को कहा, लेकिन सहरा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार हर कोई उससे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि उस बच्चे को छोड़ दो, तो सहरा कहती है, ठीक है मैं उस बच्चे को छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मुझे एरिक से कुछ बात करनी है। इस बच्चे के बदले एरिक पहले अंदर आएगा। एरिक चुपचाप उसकी बात मानते हुए अंदर आ जाता है और सबसे पहले आकर यहाँ का वॉइस सिस्टम बंद करता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ की आवाजें सारी बाहर जा रही हैं और एरिक के जो घिनौने काम सहरा को पता है उसका वो किसी और को पता लगने नहीं दे सकता। सहरा ने उसे सबसे पहले यही बात कही कि मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं खुद को खुद ही खत्म कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे बेटे को मेरे मरने के बाद मेरी मॉम के हवाले कर देना। इस बात का तो एरिक कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो सहरा से कहता है कि तुम जो जानना चाहती हो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, मैं उस दिन मिला था, अफगानिस्तान के तालिबान से मैं मिला हुआ था और मैंने ही यूएस बेस की लोकेशन भी दुश्मनों को बताई थी, क्योंकि मुझे इस काम के बदले पैसे मिल रहे थे। वो काम कब का कब हो गया, सभी लोग मारे गए, एक तुम बच गई थी। मैं जानता था तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मसला तो उस जर्नलिस्ट की वजह से बना जिसको इस सारी बात की खबर हो गई। वो मुझे धमकाने लगा। मैं जानता था कि वो जरूर तुम्हें भी ये बात बताएगा। इससे पहले ही मैं उस जर्नलिस्ट को मरवाना चाहता था, लेकिन तुम्हें उसके मरने से पहले ही ये सारी बातें पता चल गई और फिर इस तरह तुम्हें भी मारना मेरी मजबूरी बन गया। हाँ, तुम सच थी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ यहाँ आया था, लेकिन मुझे तुम्हें मारने के लिए ये पूरा खेल खेलना पड़ा। सीसीटीवी से मैंने ही तुम्हारे बेटे को गायब करवाया था। ये सारी बातें करने के बाद वो अपनी गन से पहले सहरा को शूट कर देता है और फिर खुद ही अपने टांग में गोली मारकर सहरा के हाथ में गन पकड़ा देता है और फौरन सेफ हाउस से इस तरह एक्टिंग करते हुए बाहर आता है जैसे सहरा ने पहले उसके ऊपर हमला किया और फिर अपने आप के बचाव में उसने सहरा को गोली मार दी। सहरा इस टाइम मरी नहीं थी, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी जरूर थी। एरिक ये सब तो भूल ही गया था कि सहरा भी कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक सोल्जर थी। ये सारी बातें जो एरिक ने यहाँ उसके सामने की थी, उसने एरिक की बेटी के ही टॉय फोन में ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। बाहर सभी लोग इस टाइम सहरा को टेररिस्ट समझ रहे थे। जिस सेफ हाउस के अंदर सहरा थी, उस सेफ हाउस को खत्म करने के लिए वो तो उसके बाहर बॉम्ब भी लगा दे, लेकिन उससे पहले ही सहरा वो रिकॉर्डिंग यहाँ के माइक्स में प्ले कर देती है। बाहर खड़े हुए सभी लोग एरिक का वो कन्फेशन सुन पाते हैं
और जान जाते हैं कि एरिक एक घिनौना इंसान है। वो ना सिर्फ इस टाइम सहरा के साथ ये खेल खेल रहा था, बल्कि उसने यूएस गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री के साथ भी बहुत बड़ी गद्दारी की थी। एरिक का चेहरा जब सबके सामने आता है तो एम्बेसी की जनरल फौरन ही उसे गिरफ्तार करवा देती हैं। सहरा को सेफली सेफ हाउस से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बेटे को भी ढूंढकर जल्द ही उसके हवाले कर दिया जाता है। एम्बेसी की तरफ से उसे अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिससे उसका इलाज होता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और मूवी के एंड पर सहरा को उसके बेटे के साथ खुश दिखाया जाता है और बस इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।